बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इन शेल्स। हमें पता है कि दरमियान में हमारे पास होता है न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द होते हैं शेल्स। इनको इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। क्या ये? एनर्जी लेवल्स। अब इन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किस तरह इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए हैं इन शेल्स में, इन एनर्जी लेवल्स में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में अरेंज होते हैं। अब इसका एविडेंस क्या? हमें कैसे पता चला कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज है? कुछ ना कुछ सबूत मिला होगा तो ही हमने कंफर्म किया है कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। इसका हमें एविडेंस मिला बोहर मॉडल से। बोहर मॉडल से हमें एविडेंस मिला। बोहर मॉडल आपने 9-10 में पढ़ा होगा। उस बोहर मॉडल में बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था। अब जो बोहर मॉडल है वो दो चीजों पे बेस करता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे और आयोनाइजेशन एनर्जी पे। बोहर मॉडल के दो सोर्सेज है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों ही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग। पहला हम टॉपिक कवर कर लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इंटरेस्टिंग है। व्हाइट लाइट देखिए, घर में जो लाइट्स यूज करते हैं, अगर आप उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारो। प्रिज्म क्या होता है? एक छोटा सा इस तरह का होता है, लैब में अक्सर यूज होता है। उसमें से अगर हम व्हाइट लाइट को, जो हमारे घरों में लाइट है, उसको गुजारेंगे तो उसमें से 7 डिफरेंट कलर की लाइट गुजरेंगी। इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। वो व्हाइट लाइट जो गुजरेगी यहाँ से और आगे डिफरेंट कलर में चेंज हो जाएगी, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये क्या? एटम्स के भी स्पेक्ट्रम होते हैं। व्हाइट लाइट का तो स्पेक्ट्रम हो गया, एटम के भी स्पेक्ट्रम होते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने लेना है एलिमेंट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में एलिमेंट लेंगे तो उसके एटम क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अब हम क्या करेंगे? उसको हीट करना शुरू हो जाएंगे। हीट करेंगे इट्स मीन हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। इतना हीट करेंगे कि उसमें से क्या? रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगी। डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगे। हमने गैसियस स्टेट में जो एलिमेंट है उसको इतना ज्यादा हीट करना है कि उसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगी। जब उसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगी तो हम उस रेडिएशन को स्पेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर में से गुजारेंगे। ये हमारे पास के स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारेंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा और इस स्पेक्ट्रम में हमें डिफरेंट कलर्ड लाइन नजर आएंगी। कुछ इस तरह का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। बाकी सारा क्या होगा? ब्लैक होगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा तो हमें स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये सारा का सारा हिस्सा ब्लैक होगा, दरमियान में कुछ कलर्ड लाइन आएगी। अब ये कलर्ड लाइन क्यों आई? इन रेडिएशन की वजह से। ये जो रेडिएशन इमिट हुई है इनकी वजह से आएंगी कलर्ड लाइन्स। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम है वो ब्लैक होता है और जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी वजह से कुछ कलर्ड लाइन आएंगी। अब ये जो स्पेक्ट्रम के ऊपर कलर्ड लाइन आ रही है हर एटम के लिए अलग होंगी। हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन एन एटम इन गैसियस स्टेट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर तक हमने इसको हीट करना है या हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारें। रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज इमिटेड। इसमें से क्या होंगी? रेडिएशन इमिटेड होगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन कलर लाइन। और इसके स्पेक्ट्रम में क्या होगी? कलर लाइन होगी। एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और इसको कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं? क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकल रही है, इमिट हो रही है, इसलिए कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। रेडिएशन निकलने की वजह से स्पेक्ट्रम आया तो इसलिए कुछ लाइन्स कलर्ड होंगी, बाकी सारा बैकग्राउंड क्या होगा? ब्लैक होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में रेडिएशन इमिट होती है। अब ये रेडिएशन इमिट्स क्यों होती है? ये न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द शेल्स है।
रेडिएशन इमिट क्यों हुई? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह रेंज थे इन शेल्स, जैसे ही हमने इसको हीट देना शुरू की, हीट देने की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो जंप करके यहाँ चले जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो जंप करके ऊपर वाले शेल्स में चले गए, यानी उसने अपना लेवल बढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा यहाँ आएगा तो यहाँ आने पर वो रेडिएशन इमिट करेगा। जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की उसको निकालना भी तो है, तो वो उस एनर्जी को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन्हीं रेडिएशन की वजह से स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइन आती है। देन है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। जो व्हाइट लाइट होती है ना, इसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। विब ग्योर हम यूज करते हैं, वॉयलेट, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट में। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने व्हाइट लाइट यूज करनी। जब व्हाइट लाइट आएगी और इधर हमारे पास एलिमेंट है इन गैसियस स्टेट, हमने एलिमेंट लिया इन गैसियस स्टेट, उसमें से व्हाइट लाइट गुजारी। अब ये जो व्हाइट लाइट है जब इस गैसियस स्टेट एलिमेंट में से गुजरेगी तो वो ये जो एलिमेंट है इनके एटम कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। जज़ब करने की वजह से कुछ ही रेडिएशन गुजरेंगी, बाकी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब इन रेडिएशन को हम डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे या स्पेक्ट्रोमीटर से। जब हमने इनको स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किया तो हमें कलर्ड लाइन की जगह डार्क लाइन मिली, बाकी अंदर क्या था, कलर्ड स्पेक्ट्रम था। कुछ हमें स्पेक्ट्रम इस तरह का मिलेगा। अब इस स्पेक्ट्रम में सारे के सारे 7 कलर होंगे। जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएगी वहां ब्लैक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती है उनकी वजह से डार्क लाइंस आ जाती है और बाकी स्पेक्ट्रम वैसे का वैसे ही रहता है। आपने याद रखना है, जो व्हाइट लाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल क्लियर होता है, उसके 7 कलर होते हैं। अब उन 7 कलर्स में कुछ एलिमेंट्स जो है कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेंगे। एलिमेंट्स जो है सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब्जॉर्ब करने की वजह से सारे स्पेक्ट्रम में से जहां जहां वो वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेंगे वहां वहां हमारे पास डार्क लाइन आ जाएगी। सो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इन कूल्ड स्टेट। जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम था इसमें एलिमेंट जो था वो इन हॉट स्टेट में था, हमने उसको हीट अप किया था, लेकिन इसमें हमने एलिमेंट को हीट नहीं करना। व्हेन सर्टेन वेवलेंथ इज अब्जॉर्ब्ड, तो क्या करेगा, जब हम इसमें से व्हाइट लाइट गुजारेंगे तो ये कुछ वेवलेंथ जो होगा ये कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर लेगा। द वेवलेंथ ऑफ द व्हाइट लाइट हैज बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द एटम शोन अप बाय द डार्क लाइन। डार्क लाइन से हमें पता चलता है कि ये कलर्ड की वेवलेंथ इसने अब्जॉर्ब की है एलिमेंट ने। On the spectrum of this radiation is called atomic absorption spectrum। इसको कहते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है, एलिमेंट्स ने कुछ ना कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब की है। तो ये हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जहां जहां कलर्ड लाइन आएगी वहां वहां ही डार्क लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि हर एटम, ये हाइड्रोजन एटम का, ये भी हाइड्रोजन एटम का, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में वो वही रेडिएशन इमिट करेगा जो उसने अब्जॉर्ब की होगी, इसलिए दोनों पे जहां कलर्ड लाइन आएगी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वहां ब्लैक लाइन आएगी। अब हमने बात की उसने रेडिएशन अब्जॉर्ब की, हमने बात की थी एलिमेंट्स में रेडिएशन अब्जॉर्ब की। अब इन रेडिएशन को उसने किस तरह अब्जॉर्ब किया, इधर से व्हाइट लाइट आई, वो इधर पड़े इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे रहा को एक साइड करके अगले हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए, आउटर वाले शेल पे चला जाए, और ये रेडिएशन इसने अब्जॉर्ब कर ली ताकि वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। तो इस तरह कोई भी एटम रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है। हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ा कि रेडिएशन जो है इमिट होती है, तो वो रेडिएशन कब इमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाए। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे चला जाए तो रेडिएशन क्या होंगी, इमिट होंगी।
लेकिन अगर अंदर वाले शेल से बाहर इलेक्ट्रॉन आए तो ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा। जब उसको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना होगा तो रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी। आप एग्जांपल ले कि आपका छोटा घर है लेकिन आपने अपने आप को शिफ्ट करना है बड़े घर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसने भी वही काम किया, इसने इतनी ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब की है तो ही वो हायर एनर्जी लेवल पे गया है। लेकिन इधर बात करें तो इसने क्या है, अपने बड़े घर से छोटे घर जाना है, यानी ये शेल्स क्या बाहर वाला बड़ा है लेकिन इसने अंदर वाले शेल पे जाना है, छोटे वाले शेल पे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना घर बेचना पड़ेगा। अपना घर बेच देगा, उसमें से कुछ पैसे बांट देगा, निकाल देगा और छोटे वाले घर शिफ्ट हो जाएगा। एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का दूसरा एविडेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह एविडेंस देती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। हमें पता है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स या इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। अब इन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स का मेजर डिफरेंस क्या है, इस शेल में और इस शेल में क्या डिफरेंस है एनर्जी का। इस शेल की एनर्जी कम है और इस शेल की एनर्जी ज़्यादा है, इसी तरह इसकी सबसे ज़्यादा है। सो शेल में मेन डिफरेंस होता है एनर्जी का। हमने 4 तरह के शेल्स पढ़े हैं, के, एल, एम, एन। ये हमारे पास 4 मेन शेल्स होते हैं। पहला शेल होता है, इसको के शेल होता है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा शेल होता है एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो तीसरा शेल होता है उसको कहते हैं एम शेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो एन शेल होता है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ये हमारे पास हो गया के, ये एल, ये एम, और इसके बाहर अगर कोई शेल होगा तो वो एन शेल होगा। अब हमें कैसे पता कि इन शेल्स में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें कैसे पता चला। तो ये सारा हमने एविडेंस मिला आयोनाइजेशन एनर्जी। हम आयोनाइजेशन एनर्जी को 2 वेज में स्टडी करते हैं। पहला वेज है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। फर्स्ट वे है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट। सेकेंड वे है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला वे था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। हमने एक ही एलिमेंट लेना है, सपोज हम एक्स एलिमेंट ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट लेंगे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हमारे पास इसी एलिमेंट का जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, दोबारा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। और अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुई, फिर उसी एलिमेंट्स में से जिसने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हम इसी एलिमेंट को दोबारा ले रहे हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए। अब हम इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3 चार्ज और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इस थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह हम 1 बाय 1 जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालते जाएंगे और हमारे पास एनर्जीज आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती जाएगी। ये जो हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है इसे कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एनर्जी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, फिर तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एनर्जी। इन सारी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट को लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इन शेल्स। इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हैं शेल्स में, उनकी एनर्जी किस तरह आ रही है। सबसे पहले हम बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर जब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे फिर अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे फिर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 1 बाय 1 हमने न्यूक्लियस तक सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तब जो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू आएगी इसको कहेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो वो किस तरह अरेंज होते हैं? सबसे जो अंदर वाला शेल है यानी के शेल है उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो इससे बाहर वाला शेल है यानी पहला हो गया के शेल, दूसरा हो गया एल शेल। एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सो आपने 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन आगे पहले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, बाकी कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आ जाएंगे आउटर वाले शेल में। अब ये सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब हम देखेंगे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। ये हमारे पास सारी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। वाई एक्सिस है, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को शो कर रहा है और ये नीचे से ऊपर बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहाँ जो हमारे पास हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दे। अब हमने रिमूव करना है दूसरा इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कुछ यहाँ आएगी, यानी पहले फर्स्ट निकाला तो यहाँ वैल्यू आई, सेकंड निकाला तो वैल्यू यहाँ आई। अब वैल्यू क्या है? बढ़ गई है। पहले कम वैल्यू चाहिए थी, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा वैल्यू चाहिए। पहले 2 हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में थे। अब हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, वो होगा अंदर वाले शेल से। ये दोनों हो गए कैंसल आउट, ये दोनों निकल गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इस वाले शेल में से, तो इस वाले शेल में से एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी क्योंकि ये शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। सो बड़ा सा एनर्जी जंप लगेगा और यहाँ हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए। पहले एनर्जी डिफरेंस कम था लेकिन जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन पे आए तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब तीसरे इलेक्ट्रॉन पे आए तो वो अंदर वाले शेल से निकालना था, इसलिए एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होना शुरू होगी। एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रिक्वायर्ड थी तो एनर्जी गैप क्या ज़्यादा आ गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, फिर 8, फिर 9 और 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इस वाले शेल से। पहले 2 यहाँ से निकाले और फिर 8 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल से निकाले। अब हमारे पास रह गए 2 इलेक्ट्रॉन जो सबसे अंदर वाले शेल में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है और इनको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो जो पीक है वो यहाँ पे चले जाएगी, एनर्जी गैप आ जाएगा बहुत ज़्यादा। 11th वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, देन हमें 12th वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब ये कुछ इस तरह का एनर्जी गैप आएगा। अब ये देखो तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये किस शेल के थे? ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड और ये वाला थर्ड शेल। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे ये थे थर्ड शेल्स के, थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन थे। देन ये वाले इलेक्ट्रॉन थे सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये आई और फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये आएगी। सो अब ये हमें ग्राफ शो क्या कर रहा है? पहले हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, एनर्जी कम, पहले हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एनर्जी कम रिक्वायर्ड थी। फिर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एनर्जी की वैल्यू और ज़्यादा होगी। इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाते गए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती गई। सो जो थर्ड वाला सब शेल था इसको वैलेंस शेल कहेंगे। तो वैलेंस शेल से फिर इनर शेल पे गए, फिर उससे भी ज़्यादा जो इनर शेल था वहाँ गए। सो वैलेंस शेल से इनर शेल तक आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती गई। अब यहाँ और यहाँ जब हम वैलेंस शेल से अंदर वाले सेकंड शेल पे गए तो एक एनर्जी गैप आया, इसको कहेंगे फर्स्ट एनर्जी गैप। सेकंड शेल से जब अंदर वाले इनर मोस्ट शेल पे गए जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट शेल, तो वहाँ भी एक एनर्जी गैप आया जिसको कहेंगे सेकंड
एनर्जी गैप। इस तरह हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज मिलेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह रेंज है। अब इस ग्राफ से हमें किस तरह पता चल रहा है, सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाद में जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अब सबसे जो अंदर वाला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल रही है मैग्नीशियम की। सो ये बहुत वेरी गुड एविडेंस है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सेम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, वैल्यूज बढ़ती क्यों गई? हमने कहा कि जैसे जैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसलिए जैसे जैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली, अब पढ़ने लगे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते तो आपने याद रखना ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल से पढ़ा हुआ। इसका हमने ट्रेंड भी देखा अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड। तो ये बिल्कुल रिपीट है, पिछला ही सारा है। पीछे हमने जो इसका सारा ट्रेंड पढ़ा था वो इसमें हमने रिपीट करना है। सो हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो आपने याद रखना है ये क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इनकी सारी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती। क्यों? जैसे जैसे नीचे आते हैं शेल नंबर इंक्रीज करते हैं। शेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। जब तक हम सबसे लास्ट वाले पे पहुंचेंगे उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अब इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो हम इजीली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी। इजीली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी बानिस्बत इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर फुल है। न्यूक्लियस को बहुत स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको कभी भी बाहर नहीं जाने देगा। सो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूज चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। सो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम का साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है और ईजियर हमारे लिए हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। अब हम बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में शेल नंबर सेम ही रहता है, यानी इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होंगे, इसके भी थर्ड शेल में। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे एक पीरियड में उन सबका शेल नंबर सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पीरियड में पहले एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में, क्यों डिक्रीज हो रहा है। जैसे पीरियड में पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शेल है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो प्रोटॉन नंबर है, न्यूक्लियस की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी। न्यूक्लियस की कशिश इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना स्ट्रोंगली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही एटम का साइज छोटा होता जाएगा। एटम का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले एलिमेंट पे देखें तो उसमें और न्यूक्लियस के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उस पर कम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पीरियड में जाते जाएंगे एटम का साइज ही डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की जो होल्डनेस है, न्यूक्लियस की जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होती जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ज़्यादा होती जाएगी। सो हम डिफरेंट एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लेके आएंगे और एक ग्राफ लोड करेंगे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये ग्राफ आपकी बुक का ग्राफ है। इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन क्विक चेक के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन दैट डिस्क्राइब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम।
तो कैल्शियम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कैल्शियम पॉजिटिव बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को शो करेगी कैल्शियम की। देन है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम को लिखेंगे इसमें से, अब इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। इसका मतलब इसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकले होंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है पोटाशियम की। देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। तो लिथियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही निकला हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिथियम पे आ जाएगा +2 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। देन है फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। सल्फर में से फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब ये है कि इसमें से 4 पहले ही इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सल्फर के ऊपर +5 चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। देन है फॉर द एलिमेंट एल्यूमिनियम ड्रा अ स्केच ग्राफ बिटवीन द log 10 ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। सो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने ड्रॉ की थी मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम में थे 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में है 13 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले शेल में 2 आ जाएंगे, उससे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। सो बाहर वाले शेल में यानी वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ होगी। यहाँ मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थर्ड शेल में, इसके थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिल्कुल सेम मैग्नीशियम की तरह, बस आपने यहाँ थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ये ग्राफ बनाते हुए आपने इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन फर्स्ट के ऊपर है, सेकंड की सेकंड के ऊपर है, थर्ड की थर्ड के ऊपर है, फोर्थ की फोर्थ के ऊपर है, इस तरह ही सेम आती जाए। यानी जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 एंड 13 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्यू एलिमेंट आर गिवन इन टेबल। टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए गए, उनके नाम नहीं बताए गए। 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी हुई। अब हमने बताना है इनमें से मेटल कौन सा है, रिएक्टिव मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, नोबल गैसेस कौन सी हैं। सबसे पहला हमने बताना है रिएक्टिव मेटल। इसमें से मेटल कौन सा है? मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब ये कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। इनमें से जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी वो हमारे पास मेटल होगा। देखो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 520 है। एलिमेंट 2 हमारे पास क्या है? रिएक्टिव मेटल, क्योंकि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए हमारे पास ये क्या है? मेटल। देन थर्ड है आ नोबल गैस। हमने बताना है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने बताना है कि इन एलिमेंट्स में से जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी हुई, इनमें से नोबल गैसेस कौन सी। हमने पढ़ा था नोबल गैसेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नोबल गैसेस की होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? इधर ये वाली जो वैल्यूज है ये सबसे ज्यादा, इट्स मीन एलिमेंट 1 जो है ये हमारे पास नोबल गैसेस से बिलोंग करते हैं। सेकंड वन है अ रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते। इनकी वैल्यू ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, लेकिन नोबल गैसेस से कम होती। नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा, इससे कम हमारे पास इसकी वैल्यूज है 1680। इसकी वैल्यू ज्यादा है, मेटल से काफी ज्यादा है, लेकिन नोबल गैसेस से कम होगी। नॉन मेटल हमारे पास 4 वाला एलिमेंट है। देन हमारे पास अ मेटल दैट फॉर्म अ बाइनरी हैलाइड ऑफ द फार्मूला AX2। अब ये ऐसा एलिमेंट है जो हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कौन से एलिमेंट है जो 2 बॉन्ड बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम हमारे पास सेकेंड ग्रुप से है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो बाइनरी हैलाइड बनाते हैं। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी कम होती हैं, लेकिन पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ी ज्यादा होती है। ये जो 900 वाला है ये हमारे पास कौन सा है? थर्ड वन इज द एलिमेंट दैट फॉर्म अ बाइनरी हैलाइड फॉर द फार्मूला।
सो ये थी आज की वीडियो। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।